देखिए हम लोग बिहार का भूगोल जो है पूरा रिवीजन कर लिए थे। बिहार का भूगोल जो पूरा हम लोग थ्योरी भी पढ़ लिए, साथ में लगभग हम लोग 110 एमसीक्यू भी रिवीजन कर लिए, जो कोई ना कोई एग्जाम में बिहार से रिलेटेड पूछा हुआ था या जो नहीं भी पूछा था। पहले थ्योरी रिवीजन किए और फिर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। उसी तरह हिस्ट्री जो है तीन पार्ट में, एक है एंशियंट, दूसरा है मिडिएवल और तीसरा है मॉडर्न। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडर्न से रिवीजन करेंगे, यानी बिहार स्पेशल का, पूरे इंडिया लेवल का नहीं। पहले हम लोग बिहार का, जो कि 71 बीपीएससी का डेट आ गया है 13 सितंबर को, तो इसी के पर्सपेक्टिव से लेकर हम लोग पहले मॉडर्न यानी हिस्ट्री बिहार के लिए रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद पूरे नेशनल लेवल का भी करेंगे, चूँकि 30 क्वेश्चन लगभग पूछेगा ही एग्जाम में इतिहास से लगभग, तो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं पहले। चलिए, करा की आधुनिक बिहार के बारे में जानते हैं। करा फर्रुखसियर है, जो सबसे पहले फर्रुखसियर का जो शासन काल कब से कब था, तो 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर का शासन काल था। ठीक है, तो फर्रुखसियर के शासन काल में बिहार के जो सूबेदार के रूप में कौन होते थे, तो मिर्जा अहमद। इनका नाम याद रखना है, क्या था नाम, मिर्जा अहमद को नाम मात्र के अधिकार दिए गए, मतलब रियल में इनके पावर हाथ में नहीं थे। किनके हाथ में, तो मिर्जा अहमद को। किनके काल में, तो फर्रुखसियर के काल में। कब से कब तक था फर्रुखसियर, 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक का जो समय था वह फर्रुखसियर के काल था। और इनके समय बिहार के सूबेदार कौन थे, तो मिर्जा अहमद थे, जिनके हाथ में कोई पावर नहीं था, सिर्फ नाम मात्र का ये था। उसके बाद देखिए, और बंगाल के नाजिम, जो नाम था सुजाजुद्दीन, बंगाल के नाजिम सुजाजुद्दीन को सहायक नियुक्त किया गया। जो यही नाजिम जो सुजाजुद्दीन था, उनको बिहार का प्रशासन चलाने के लिए जो नवाब था, कौन था उस समय, अलवर्दी खां को उप नवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे हम लोग कि जो फर्रुखसियर के समय में ही, यानी फर्रुखसियर का शासन काल कब से कब तक था, 1713 से 1719 ईस्वी में। इस समय नाम मात्र का जो बिहार का सूबेदार था मिर्जा अहमद, उनको नाम मात्र का बनाया गया। और देखिए, बिहार का जो नाजिम सुजाजुद्दीन था उसको सहायक नियुक्त किया गया। साथ में सुजाजुद्दीन को ही बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए नवाब अलवर्दी खां को उप नवाब मने की और नायब नाजिम नियुक्त कर दिया गया, इनको बिहार का ही। जब आगे देखिए क्या लिखा है, 1739 ईस्वी में, मार्च का महीना था 1739 में, सुजाजुद्दीन जब मर गया ये, उसके बाद अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सुजाजुद्दीन के राजवंश को हराया। उसके बाद जब गिरिया का युद्ध हुआ तो याद रखिएगा किसके बीच हुआ था, तो अलवर्दी खां और किस राजवंश के, तो ये जो सुजाजुद्दीन के राजवंश के बीच हुआ। और अंत में सुजाजुद्दीन के राजवंश को क्या हुआ, हारना पड़ा। फिर समय बीता, एक साल बाद 1740 ईस्वी में उसने मुर्शिद कुली खां के जो वंशज था सरफराज खां को विस्थापित किया और बंगाल पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया इसके बाद। तो ये था ये ओवरव्यू इसके बारे में, फर्रुखसियर का शासनकाल में ये सब काम चलता गया। नेक्स्ट आगे हम लोग इसमें एक वन लाइनर की तरह रिवीजन करते हैं। करा बिहार में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के पश्चात जो है अलवर्दी खां ने अपने पोते सिराजुद्दौला को बिहार का नाम मात्र का उपनवाब बना दिया। अब बिहार में प्रशासन चलाना था उस समय, बंगाल का नवाब था कौन, अलवर्दी खां, तो उनका जो पोता था कौन था, सिराजुद्दौला। उसको कहा भाई कि तुम बिहार जाओ, अभी से सीखो कैसे राजपाट चलाना है, और नाम मात्र के लिए ही बिहार में बना दिया इनको। उसके बाद समय बीता आगे, फिर सिराजुद्दौला द्वारा अलवर्दी खां के खिलाफ किया गया विद्रोह वहां का तत्कालीन दीवान जो राजा जानकी राम था उसके द्वारा विफल कर दिया गया। किसके द्वारा चलाया गया था, तो सिराजुद्दौला के द्वारा। सिराजुद्दौला कौन था, तो अलवर्दी खां का पोता था, है ना। उनको अलवर्दी खां ने शुरुआत में बिहार का मात्र नाम मात्र का उसको क्या किया, नवाब बनाया। और वैसे ही जब समय बीता तो सिराजुद्दौला ने अलवर्दी खां के खिलाफ ही, यानी अपने दादे के खिलाफ ही
किया गया जो विद्रोह था, वहाँ का जो तत्कालीन दीवान था उनका नाम था राजा जानकी राम के द्वारा ये सब विफल कर दिया गया। तो बच गया अलवर्दी खां। उसके बाद आगे कह रहा है कि अलवर्दी खां को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। समय बीतते गया, उसके बाद अलवर्दी खां एक और क्या बन गया, बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और जो राजा जानकी राम के पश्चात राम नारायण को बिहार का दीवान मैंने पहले तो राजा जानकी राम थे, उनके पश्चात किनको, राम नारायण को बिहार का क्या बनाया दिया गया, दीवान बनाया दिया गया। जबकि 1733 में किसको बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया, किनको, अलवर्दी खां को। अब समय बीता आगे, तो अलवर्दी खां जब मरा, कब, 1756 में अलवर्दी खां मर गया। उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। अब इनका पोता ही था सिराजुद्दौला, तो किसको राजपाट देता भाई, अपने विरुद्ध, मैंने दादे के विरुद्ध भी इन्होंने लड़ा, तो भी इनको दादा अपना ये राजपाट देकर चले गए। और आगे चलकर ये अलवर्दी खां जब मरा 1756 में, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों और विरोधियों में दो प्रमुख थे, यानी हर आज भी देखिएगा जो भी राजनीतिक सत्ता में उसका प्रतिद्वंदी तो रहता ही है, एनी टाइम रहता है। तो देखिए दो प्रतिद्वंदी इनका मिले। पहला तो था पूर्णिया के नवाब, पूर्णिया के नवाब था, उनका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग उन्हीं का चचेरा भाई था। और सिराज के मौसी जिसका नाम था घसीटी बेगम, तथा उनका सेनापति मीर जाफर जो अलवर्दी खां का दामाद था, आदि ने किया। यानी कि ये सब जो थे सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी था। एक तो पूर्णिया का जो नवाब था वह खुद ही उनका चचेरा भाई था जिनका नाम था शौकत जंग, वो भी अपना कुर्सी के लिए लड़ झगड़ रहा था। दूसरा सिराज के मौसी थी घसीटी, नाम ही था घसीटी बेगम, किसी तरह से इनको घसीट कर इनको पद से हटाना था। फिर समय बीता तो उनका सेनापति जो अलवर्दी खां का दामाद था मीर जाफर, उनको भी इनके खिलाफ माने कि विद्रोह करना पड़ा सिराजुद्दौला के खिलाफ। समय बीतता गया आगे। अपने विद्रोहियों के दमन के क्रम में सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। ठीक है, सिराजुद्दौला जो इनकी मौसी थी उनको क्या कर दिया, बंदी बना लिया। और मीर जाफर के स्थान पर मीर मदन को सेनापति, क्योंकि मीर जाफर भी सिराजुद्दौला के विद्रोह में था शामिल, मैंने उसके विद्रोही के रूप में उसको भी हटाया। एक तो अपनी मौसी को हटाया घसीटी बेगम को, और फिर उसके बाद मीर जाफर को भी हटाया, और सेनापति किसको बनाया, मीर मदान को बना दिया। कौन, सिराजुद्दौला ने बनाया। फिर आगे क्या हुआ, जब धीरे धीरे अपने जब घर में ही सब इनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, तो बाद में समय, चूंकि ये समय अंग्रेज भी दस्तक दे ही दिया था इंडिया में, तो जब मैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पूरे इंडियन लेवल का पढ़ेंगे तो उसमें और जान जाएंगे। इसमें अभी सिर्फ हम लोग जो बिहार के कंटेक्स्ट में दिया गया है उसी को सिर्फ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। समय बीता, इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ कि समय आ गया 23 जून 1757। ये कब की घटना है, अक्टूबर 1756 में क्या हुआ कि मनिहारी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या भी कर दिया, है ना। यानी मनिहारी का युद्ध हुआ कब, अक्टूबर 1756 में। और जो सिराजुद्दौला था उसने शौकत जंग को माने कि मार दिया। शौकत जंग क्या था, तो अभी बताया था कि वह पूर्णिया का नवाब था और इन्हीं का खुद का चचेरा भाई भी था। ये याद रखेंगे। मौसी कौन थी, घसीटी बेगम थी। सेनापति मीर जाफर था सिराजुद्दौला का, जो अलवर्दी खां का दामाद था। अपने विद्रोहियों को दमन के क्रम में ने क्या क्या बताया भी कि जो उनकी मौसी घसीटी बेगम था उनको बंदी बना लिया, और जो मीर जाफर जो सेनापति था उनको हटाया और मीर मदन को सेनापति नियुक्त कर दिया। फिर अक्टूबर 1756 में मनिहारी का युद्ध हुआ, तो जो पूर्णिया के नवाब था यानी इनका चचेरा भाई शौकत जंग, उनको पराजित किया और साथ में उनका हत्या भी कर दिया कि भाई दूसरी बार तुम मेरे को इस तरह से, तुमसे युद्ध नहीं करना पड़ेगा, बेइज्जती नहीं होना पड़ेगा कि अपने भाई हो के इस तरह से तुम छल कपट कर रहे हो, तो हटा दिया। अब भाई अपने घर वाले को तो मार पीट दिया, अब आगे जो बाहर से अंग्रेज आया था उससे लड़ नहीं पाए। ये करा 23 जून, एक साल बाद लगभग हुआ। अक्टूबर 1756 को इन्होंने मारा शौकत जंग को, उसके लगभग 8-9 महीने बाद 23 जून
57 का जब समय आया तो उसी समय क्या हुआ, पलासी नामक स्थान पर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच मैंने प्लासी का युद्ध हुआ। जो प्लासी है मुर्शिदाबाद जो बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक जगह है प्लासी, भागीरथी नदी के किनारे हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई और कंपनी का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव की जीत हो गई। तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का मतलब कोई ज़रूरत है नहीं, सीधा याद रखिएगा कि जो 23 जून 1757 को क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ है ना। क्या हुआ, प्लासी का वार हुआ। किसके बीच हुआ, तो बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला हुआ, और साथ में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, चूंकि इसी समय ये मैंने कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उस कंपनी का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव। दोनों के बीच हो गया प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ, लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। मीर जाफर कौन था, तो अलवर्दी खां का दामाद था, जो वह सेनापति था जब बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था, उस समय ये सेनापति था। अब चूंकि ये कारण क्या है, ये कहानी कभी सुनाऊंगा, यही मीर जाफर जो है अंग्रेज का सपोर्ट कर दिया था, जिसके कारण ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। और मीर जाफर को जो अंग्रेज लोग हैं, क्लाइव ने कहा कि तुमको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे, और बनाया। बाद में इसको भी अंग्रेज भगाएगा, मारेगा पीटेगा, बेइज्जती करेगा, इसको भी हटाता है। आगे यहाँ देखिए, जब लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर का पुत्र, यानी मीर जाफर कौन था, इस समय बना हुआ था क्या, बंगाल का नवाब बन गया था ये, तो इन्हीं का पुत्र था, उनका नाम था मीरन। उसको बिहार का उप नवाब बना दिया गया, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था, मतलब एक तरह से सिखा रहा था वह, जबकि वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में ही था। समझिए ना, राम नारायण पहले भी इसका जिक्र हुआ था सिराजुद्दौला के समय में भी। आगे यहाँ देखते हैं, इलाहाबाद की उसके बाद संधि हुई, 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, ये बताऊंगा जब ये जब मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ेंगे तब। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए, इनमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए सिताब राय को। जब इलाहाबाद का संधि 1765 में हो गया था, उसके बाद क्या हुआ कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने 2 उप दीवान नियुक्त किया, बंगाल के लिए तो मोहम्मद रजा खां को किया और बिहार के लिए सिताब राय को किया। अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय था, अली गौहर को शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अली गौहर ने 1760 ईस्वी में पटना में घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे मार भगाया और वहां से उसको भागना पड़ा। आगे देखिए क्या है, करा कि अली गौहर का बिहार अभियान कब हुआ था, 1765 ईस्वी में समाप्त हो गया, यानी इलाहाबाद का जब संधि हुआ था। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिए अंग्रेजों का सहयोग लिया कि भाई अब हमको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है, तो तुम आजकल देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा युद्ध जीत रहे हो, यहाँ पर कब्जा कर रहे हो, तो हमको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे ताकि मैं दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाऊँ। कौन, जो अली गौहर है उसको, जबकि रॉबर्ट क्लाइव इसको खुद बंगाल से भगा दिया था। आगे यहाँ पर देखिए, करा पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में अली गौहर का क्या हुआ, राज्याभिषेक कराया गया। अंग्रेज ने अपना मौका का फायदा उठाया कि चलो भाई तुमको भी हेल्प करता हूँ। उसके पहले जो 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया, क्योंकि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब था तो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में वो हारा तो मीर जाफर उसको सपोर्ट किया था, किसको, अंग्रेज का। अब जब अंग्रेज ने फिर मीर जाफर को हटाया और किसको बंगाल का नवाब बनाया, मीर कासिम को बना दिया। नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दिया, क्योंकि इसको जो अंग्रेज लोग था इसको बार बार कह रहा था ये करो वो करो, इसको बार बार उंगली कर रहा था। अब इसको लगा भाई कि इतने सब करेगा तो कैसे मैं बंगाल का नवाब सही रूप से कहला पाऊंगा, कैसे विकास कर पाऊंगा। इन्होंने देखा कि इससे अब मेरे
काम में हस्तक्षेप न करे तो अपनी राजधानी ही मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया। अंग्रेज तो इस समय उतना पागल था नहीं, वो समझदार था। उसको कहा कि अच्छा बेटा तुम कहाँ जाओगे। आगे क्या हुआ, मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर, मतलब सोचा भाई तुम अपने मन से काम करोगे तो मैं इतना युद्ध जीता हूँ, इतना मेहनत किया हूँ, ऐसे ही छोड़ दूंगा तुमको थोड़े। जब उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया, अंग्रेज नाराज हो गए यानी कंपनी वाले। तो कंपनी ने उसे नवाब पद से ही कहा हट भाई तू, अब कोई और आएगा। इसके बाद मीर कासिम पटना पहुंचा और लखनऊ में अवध नवाब, जो लखनऊ में अवध का नवाब था, कौन था, शुजा उदौला था, और भगोड़े मुगल बहादुर शाह आलम से मिलकर बक्सर युद्ध की तैयारी कर लिया। अब इन्होंने मीर कासिम सोचा कि भाई अब तो अंग्रेज हमको छोड़ न रहा है, भगा भी दिया, किसी और को बना दिया बंगाल का नवाब। तो इन्होंने भागा वहां से और उसके बाद आकर लखनऊ में अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला था उससे मिला और भगोड़ा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और ये खुद पटना पहुंचा। इन्होंने मीर कासिम तीनों मिलकर एक बक्सर की युद्ध की तैयारी करना शुरू किया कि यदि हम लोग तीनों मिलकर किससे, कंपनी से मिले यानी कि अंग्रेज से मिलकर लड़ेंगे और इनको भगाएंगे और फिर हम लोग अपना राजपाट करना शुरू कर देंगे। फिर अब क्या हुआ, 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के साथ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेना लड़ रही थी। किसका, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और इसका, तीनों के मिलकर बक्सर में हुई। इतिहास में बक्सर का युद्ध के नाम से ये जाना जाता है। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी की सेना ने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को पकड़ के पेल दिया, यानी हरा दिया इसको, और इनको हारा। उसके बाद ही ऐसा कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक लिखित रूप से, शक्तिशाली रूप से, दिमागी रूप से, जैसे भी कह सकते हैं, एक सशक्त रूप से अंग्रेजी जो राज्य का कायम हो गया पूरे हिंदुस्तान पर, क्योंकि वह जीता, मनोबल तोड़ दिया और उसमें भी तीन तीन जो नवाब था उसको हरा दिया। तीन तीन नवाबों की सेना को अंग्रेज ने बाहर से आकर हरा दिया। भाई हराएगा मरे तरे था, खुद ने मार रहा था सिराजुद्दौला को, मीर जाफर ने मारा, मैंने कि गद्दारी का काम किया, उसको गद्दारी करके मीर कासिम आया। तो ये चलता रहेगी, जिसके पैर पर कुल्हाड़ी मारे हो तो अपना पैर भी बचा कर रखना पड़ेगा भाई, कितने दिन तक दूसरे के वार करते रहेंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध के पश्चात जो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी, यानी दीवानी का मतलब जो लगान वसूली है, उसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। अब हार गया था, अब करोगे क्या भाई, अब तो जो तुमको पेला हराया वो तो अब राज करेगा। लगान वसूलता था पहले ये, अब लगान कौन वसूलेगा, यानी अंग्रेज लोग, कंपनी लोग वसूलेगा। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। यानी कि किसने द्वैध शासन लागू किया, तो क्लाइव ने किया। कब किया, तो 1765 ईस्वी में इन्होंने कर दिया, समझिए ना। कहाँ, तो बंगाल में और दूसरा बिहार में, ये दोनों साइड इन्होंने कर दिया द्वैध शासन की स्थापना। कब, 1765 ईस्वी में। ये ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं लेकिन इन्होंने ट्राई किया। फिर देखिए, सर लियोनिन कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इनका याद रखिए, कार्टिस सिर्फ याद रखिएगा, कार्टिस को ही द्वैध शासन का क्या माना जाता है, जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन का माने कि जनक माना जाता है ना। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो कार्टिस को माना जाता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या हुआ इसके बाद। उसके बाद क्या हुआ कि इस समय बिहार का प्रशासन मिर्जा अहमद, जो कासिम खान था, यानी मीर जाफर का ये भाई था, उसका नाम था मोहम्मद कजीम खान के पास गया, ठीक है। तथा उसकी सहायता के लिए उप सूबेदार यानी कि धीरज नारायण, जो राज नारायण का भाई था, समझ गए ना। ये सब तो पूछेगा नहीं, ये फालतू ये वाला स्टेटमेंट है, इसको हटा देते हैं। क्लाइव ने सितंबर 1765 ईस्वी में काजिम खां को पद से हटाया और उसके बाद धीरज नारायण को नियुक्त कर दिया। करा राजा
जो राम नारायण था और राजा सीताब राय जो बिहार का ही दीवान था, बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतियों में से थे। पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री यानी कि जो व्यापारिक फैक्ट्री थी, उसका मुख्य अधिकारी कौन था? तो मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के पश्चात एक प्रशासन मंडली का सदस्य 1766 ईस्वी में नियुक्त किया गया। आगे धीरज नारायण को 1767 ईस्वी में हटा दिया गया और राजा सिताब को कंपनी द्वारा नायब जो दीवान बनाया गया और थॉमस रम्बोल्ड और पटना फैक्ट्री की मुख्य अधिकारी बने की नियुक्त कर दिया गया। ये तो ये आगे इनका चलता रहा। फिर देखिए आगे क्या इन्होंने रास्ता अपनाया। समय बीतने के पश्चात अंग्रेज ने इनके साथ क्या बिहेव किया। फिर देखिए अब चलते हैं मेन, तो यहाँ से हम लोग का हिस्ट्री पढ़ना ही रहता है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन कैसे हुआ। बिहार में जो यूरोपियों का आगमन हुआ, क्योंकि बंगाल उस समय बिहार का ही पार्ट था, क्योंकि पूरा मैंने बिहार कह सकते हैं कि बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा सब एक प्रांत ही था उस समय। तो पहले वहीं से एंट्री किया था। सबसे पहले भारत में आया जो डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, डेन है, ये सब लोग आते गए, अपना लूट पाट के चले गए। इन्होंने आया, पुर्तगाली लोग भी आए सबसे पहले, गया भी बाद में। ये सब देखिए करा सबसे पहले 17वीं शताब्दी का जब समय था, उस समय की बात यहाँ है कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का क्या हो गया, आगमन हुआ। ठीक है। प्रारंभ में बिहार के 16 व्यापारी और डच व्यापारियों का प्रभुत्व था। इस समय शुरुआत में किसका था? जो डच व्यापारी था उन लोग का प्रभुत्व था। ये 16 जो व्यापार था उस पर बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए, यानी सबसे पहले बिहार में कौन आया? पुर्तगाली लोग आया, यानी पूरे भारत में भी कह सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आया। पुर्तगाली हुगली के जल मार्ग से पटना पहुंच गए, है ना। जो हुगली है नदी, उसी के सहारे हुआ क्या हो गया, पटना आ गए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी, मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते तथा वह पटना के सूती वस्त्र ले जाते थे। बिहार में डच कंपनी की स्थापना भी हुई थी 1632 ईस्वी में। तो बिहार में डच कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1632 ईस्वी में, ये याद रखना है। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत है, उसी में बनाया था। आगे समय बीतता गया, फिर कौन आया? तो जॉब चारनॉफ को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। समझ गए ना। जो जॉब चारनॉफ था उसको कब? तो 1664 ईस्वी में क्या किया गया? जो पटना का फैक्ट्री था, पटना जो फैक्ट्री था उसका क्या बना दिया गया? तो प्रधान बना दिया गया। तो वह इस पद कब तक रहा? तो 1680 ईस्वी तक रहा। बना था कब? 1664 में। कब तक रहा? 1680 ईस्वी तक। जो सर जॉन मार्शल है इस दौरान जॉब चारनॉफ के अधीन कार्य कर रहे थे, मतलब सीख रहे थे जॉब चारनॉफ के अधीन। कौन? जो सर जॉन मार्शल है। बिहार का सूबेदार था एक, उसका नाम था शाइस्ता खां। बिहार का एक सूबेदार था, उसका नाम क्या था? तो शाइस्ता खां, है ना। शाइस्ता खां एक बिहार का क्या था? सूबेदार था। इन्होंने क्या किया कि 1680 ईस्वी में जो अंग्रेज कंपनी के व्यापार पर 3.5% टैक्स लगाने से क्षुब्ध होकर जॉब चारनॉफ ने हुगली शहर को 1686 ईस्वी में क्या कर लिया? लूट लिया कि भाई तुम टैक्स लोगा, इससे बढ़िया हम तुमको सीधे कब्जे कर लेते हैं। भाई इस तरह से मामला हो गया कि पैसा है नहीं, बैंक में पैसा है, चलो पकड़ के पूरे बैंकों को लूट लेते हैं, पैसा हो जाएगा मेरा। फिर देखिए फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए 1713 ईस्वी में पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया, क्योंकि फर्रुखसियर का काल ही था 1713 से ये 1719 ईस्वी तक जो फर्रुखसियर है वह राजपाट अपना चलाया था। इसी समय क्या किया फर्रुखसियर ने? जो अंग्रेज था उसको बिहार में और बंगाल दोनों में व्यापार करने के लिए 1717 ईस्वी में पुनः फ्रीडम दे दिया कि आके यहाँ पर तुम व्यापार करो। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 ईस्वी में पुनः खोल दिया। इस दौरान कंपनी ने व्यापार में घूसखोरी की प्रथा को प्रारंभ कर दिया। ठीक है।
उसके बाद है नवाब अलवर्दी खां के दबाव के कारण पटना जो फैक्ट्री है 1750 में पुनः बंद कर दिया, लेकिन हॉलवेल के प्रयास से 1755 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को मैंने पुनः खोल दिया गया। समझिए ना। फिर अलवर्दी खां छोटा बहुत बड़ा आदमी था, ये आया फिर बंद करवाया फिर खुलाया हॉलवेल ने। अब देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ बिहार में यूरोपीय कंपनियां, ये पूरे भारत में यूरोपीय कंपनियों की नहीं पढ़ रहे हम लोग, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसीलिए बिहार के बारे में जाने कि बिहार में जो आया है उसके बारे में। सबसे पहले जो पुर्तगाली फैक्ट्री आया बिहार में 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, इसने प्रोडक्शन सूती वस्त्र के लिए। उसके बाद डच जो नीदरलैंड है फैक्ट्री, डच फैक्ट्री कब बना 1632 ईस्वी में, अनाज सोरे सूती वस्त्र का व्यापार करता था ये। उसके बाद आ गया कौन, ब्रिटिश आया 1651 में और नील और सूती वस्त्र के लिए। फिर डेन आया 1774 ईस्वी में और क्या हुआ, सूती वस्त्र के लिए ये भी रहा, व्यापार अपना सूती वस्त्र का ये करता गया बिहार में, पैसा कमाया लूट मार कर अपना ले जाता था अपने घर ये। आगे चलिए फिर आगे क्या है यहाँ पर करा है कि बिहार के सूबेदार जो था उसका नाम था सैयद हसन खान। उसने क्या किया वो चलते हैं कि क्या इन्होंने किया। एवं उसका भाई का नाम था अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से भी जाना जाता था, जो शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। अब ये सवाल पूछेगा नहीं, बेकार ही केबीसी नहीं फालतू देते रहता है, सीधा टू द फॉरवर्ड ही नहीं बात करता है ये। करा 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने पटना में 148 कैदियों को, क्या हुआ था ये घटना समझ लेते हैं हम लोग। करा 1763 ईस्वी को मीर कासिम ने पटना में 138 कैदियों को पटना में गिरफ्तार किया और 148 कैदियों जिसमें पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस भी था की हत्या कर दी। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से एक लगान परिषद का गठन किया गया। लगान परिषद दो अन्य सदस्य, एक तो रॉबर्ट पाल एवं जॉर्ज बेंसीटाट थे इस समय, ठीक है। आगे यहाँ लिखते हैं करा 1770 ईस्वी में बिहार का जो पूर्णिया जिला है वह सन्यासी विद्रोह का केंद्र बन चुका था इस समय, क्योंकि इस समय ये जो है सन्यासी विद्रोह का एक परफेक्ट केंद्र भी बन सका। सन्यासी कौन बन गया था, तो बिहार का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। सर जॉन सोर को अस्थायी बंदोबस्त को बिहार के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। जो सर जॉन सोर की जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इन्होंने जो दिए थे, उनको बिहार का उस समय जो गवर्नर था कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको द्वारा 1793 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो उसके बाद बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नायब नाजिम अथवा उपप्रांतपति पद बनाया गया। 1772 ईस्वी में क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ कर उसके पुत्र जो था उसको उनका पुत्र कल्याण सिंह को रायन माने की रायन की उपाधि दे दिया गया, ठीक है। ये सब नहीं लिखना चाहिए, सब रायन ये सब कोई कभी एग्जाम में पूछता ही नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स के बस अपदस्थ कर दिया, उसके बाद पुत्र बना कौन चोर बना, ये सब लिखना ही नहीं चाहिए। जब पूछता ना है इसी पढ़ने का बेवजह रिवीजन करने में ये सब फालतू पढ़ना पड़ता है। अब नोट्स बनाना पड़ेगा, नहीं तो अब जब तुम्हारा किताब ही नोट्स की तरह दिया है तो कितना नोट्स बनाएगा कोई। करा 1770 ईस्वी के बाद 1783 ईस्वी में पुनः बिहार में क्या हुआ, अकाल पड़ा। एक तो 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था, फिर 1783 ईस्वी में पड़ा। जब इस समय बिहार में अकाल पड़ा है, इस समस्या के समाधान के लिए अनाज भंडारण के लिए 1784 से लेकर 86 ईस्वी में पटना गोलघर का निर्माण हो गया। समझिए ना। अब पूछ दे कि पटना जो गोलघर है उसका निर्माण कब हुआ है, तो 1784 से लेकर
1786। इन 2 साल में क्या हुआ कि पटना गोलघर का निर्माण हुआ था, समझ गए ना। इसी दरमियान क्या हुआ कि पटना गोलघर का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि 1770 के बाद 1783 ईस्वी में क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मौत के कगार पर जाना पड़ा। पटना गोलघर का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन ने किया था। ये याद रखना है कि कौन किया था, तो जॉन गास्टिन ने, जो जॉन गास्टिन था उन्होंने ही इसका निर्माण किया था, समझिए ना। तो इनका थोड़ा बहुत नाम याद रखना है। क्या नाम था? जॉन गास्टिन, जो इनका नाम था गास्टिन, जो पटना जो गोलघर है इनका निर्माण करने वाले इंजीनियर थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, बिहार में जनजातीय विद्रोह, ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं जनजातीय अपने आप को, ये कभी पीछे रहता ही नहीं है लड़ाई तड़ाई में। शुरू से ये अंग्रेज से लड़ने आया। ये बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े होंगे और मैं बता दूंगा बिरसा मुंडा। देखिए क्या कह रहा है, जो समझते हैं। करा बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई। कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में, तो कुछ इसकी स्थापना के बाद। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिणी बिहार, जो अब झारखंड बन गया है, उसके पठोरी क्षेत्र जो है जनजातीय क्षेत्र में विस्तार 1765 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नवागंतुकों, जिन्हें नवागंतुकों का मतलब हुआ कि जो जिन्हें दिक्कू कहा गया, उनके विरोध की भावना बनी। जनजातियों के ने एक के बाद एक कई विद्रोहों के द्वारा जो सोए, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य के नींव का भी हिलाते रहा। प्रमुख जनजातीय विद्रोह देखिए क्या क्या था। पहला, सबसे पहले प्रमुख जनजातीय विद्रोह में सबसे पहले 1780 ईस्वी से 1770 से लेकर कब तक, 1770 से लेकर 1800, 1770 से लेकर 1800 जो हुआ था वो विद्रोह का नाम था नोनिया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो नोनिया विद्रोह। याद रखना है, नोनिया विद्रोह। लिख लिख के भी याद करिएगा तो जल्दी याद होगा, याद लंबे समय तक रहेगा ही। बाकी कितनों पढ़ो तो भूलने का ये सिलसिला लगा ही रहता है। नोनिया विद्रोह कब हुआ? 1770 से लेकर कब तक, 1800 तक हुआ। 1770 से लेकर 1800 नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोरा और सोडा उत्पादक के केंद्र था। जैसे हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में ये विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। उसके बाद देखिए दूसरा जो विद्रोह था, तमांड विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तमांड विद्रोह। तमांड विद्रोह हुआ। तमांड विद्रोह के बारे में जानिए, कब से कब तक हुआ था, तो 1789 से लेकर 94 तक ये हुआ था तमांग विद्रोह। तमांड विद्रोह ये कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर में एक है उराम जनजाति, उनके द्वारा जमींदारों और किसके बीच हुआ था, तो साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई और 1794 ईस्वी तक यह चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल डाला पीट पाट के। उसके बाद फिर और बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे चेरा विद्रोह हुआ। चेरा विद्रोह कब से कब तक, 1800 से लेकर 1802 तक चलता रहा चेरा विद्रोह। यह विद्रोह जो पलामू शासक भूषण सिंह थे उनके नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया। अंग्रेजों ने 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी। उसके बाद ये फेवरेट जो विद्रोह हुआ जनजातियों के द्वारा, उसका नाम था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से लेकर 32 तक जो समय हुआ था, इस समय जो विद्रोह हुआ उसका नाम था कोल विद्रोह। ये कहाँ हुआ, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह मुंडो का विद्रोह था, जिसमें हा, उराव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था? बुद्धो था, भगत था, भिंदा राय था, सिंह राय था और सुंडा मुंद्रो था, ठीक है। उसके बाद समय आता गया, उसके बाद आ गया भूमिज विद्रोह। इसको याद रखना है, कभी मैचिंग टाइप में न दे दें। भूमिज विद्रोह, यह विद्रोह वीर भूमि के जमींदार गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया।
इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था था। इसका प्रभाव कहाँ, बीरभूम और सिंहभूम में हुआ। उसके बाद ये संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ, तो 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक कौन सा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह कहाँ हुआ, भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह में 23 जून 1855 को शुरू हो गया। संथाल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के कहाँ, बर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक है। इस विद्रोह में क्या हुआ, इस विद्रोह के नेता बड़े बड़े थे, सिद्धो थे, कान्हू थे, चांद थे और भैरव थे। ये चारों अपने सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने कर दिया। संथाल विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव जो आपको पता होगा कि भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे दामिन एको यानी पहाड़ियों का राज भी कहा जाता था। और बहुत सारे विद्रोह हुआ, जैसे लोटा विद्रोह हुआ जो 1856 में। यह विद्रोह 1857 की क्रांति का एक साल पूर्व जो मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा लोटा के लिए हो गया था, इसीलिए इसका नाम लोटा विद्रोह ही रखा गया। यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाना था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया और लोटा विद्रोह के नाम से ये फेमस हो गया, जो 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व हुआ था, यानी 1856 में हुआ। मुंडा विद्रोह ये कब हुआ, 1899 में से लेकर 1901 ईस्वी तक चलता रहा। ये भी बहुत आदिवासियों के द्वारा फेमस विद्रोह था। इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक ही था बिरसा मुंडा। यह आंदोलन 2 चरणों में 1858 से लेकर 1895 तक चला, फिर 1895 से लेकर 1901 तक चला। बिरसा मुंडा के पहले के विद्रोह को सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता था। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ही था आर्थिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या करना, परिवर्तन करना, साथ में पुनरुत्थान करना। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में भी जाना जाता है। बिरसा ने नैतिक आचरण को सुधरता दिया, आत्म सुधार पर बात किया, एकेश्वरवाद को उपदेश दिया। इसी आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन का भी सहारा लिया और 2 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और 2 साल की सजा हो गई। लेकिन क्या हुआ, 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा फैल जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और बिरसा मुंडा का आदमकद प्रतिमा लगाई गई। बिरसा मुंडा के अनुयायी इन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा करते हैं। बिरसा मुंडा के बारे में जानिए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर को हुआ था। 1875 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ, उली हाथू गांव में हुआ था। बिरसा आंदोलन के समाप्ति के बाद 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर जो है वहीं पर इंडिपेंडेंसी एक्ट को लाया गया। आंदोलन के बाद आदिवासी को खुदकंठी व्यवस्था लागू किया गया। एक और आंदोलन हुआ था जिसका नाम था ताना भगत आंदोलन। इस तरह से बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, डिटेल में यह मैंने बता देता हूँ। 1800 से लेकर 1802 तक चला चेरो विद्रोह। इसके नेता भूषण सिंह, चिरन प्रसाद, राम भक्त सिंह। 1831 से 32 तक कोल विद्रोह चला, जिसमें बुद्धो भगत, बिंदा राय ये सब थे। फिर 1832 से 33 तक भूमिज विद्रोह। फिर 55 से 56 संथाल विद्रोह, जिसमें सिद्धू, कानू, चांद और भैरव थे। 1874 में खरवार आंदोलन, भागीरथी मांझी। 1899 से 1900 मुंडा आंदोलन यानी बिरसा मुंडा। 1914 ताना भगत आंदोलन यानी जतरा भगत के नाम से भी जाना जाता है। ये था प्रमुख आंदोलन, है ना, समझिए ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे कहाँ से, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बिहार का क्या रोल था भाई, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 2 से 3 वीडियो में पूरा मॉडर्न जो बिहार का है वह पूरा रिवीजन कर ले, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो।